चिकित्सा एक विज्ञान है और केवल मजबूत चिकित्सा शिक्षा की नींव पर ही सफल चिकित्सा की जा सकती है। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, कोरोना महामारी से हम लोग सब वाकिफ़ हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया की दिशा और दशा बदलने का काम करा। हम लोग सब अपने घरों के अंदर कैद हो गए, एक कमरे के अंदर हमारी ज़िंदगी चलने लगी और सब लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए और सचेत हो गए। मैंने खुद ने भी ये महसूस करा। मैं समझती थी कि जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे विधायक साथी से या हम गांव में जाके लोगों से मिलेंगे तो काफ़ी स्वास्थ्य उनका बढ़ा हुआ, वज़न बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन मैंने महसूस करा कि लॉकडाउन के दौरान लोग कोरोना से इतने चिंतित थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा जो भी करने की उन्होंने चेष्टा करी, खान पीन में अपने बदलाव करा। तो इसको देखते हुए अध्यक्ष सभापति महोदय, लॉकडाउन जो हुआ, कोरोना जो आई, एक तरीके से हमें एक चेतना देकर गई स्वास्थ्य के प्रति। भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अफसोस हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री नहीं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो ये मौका खो दिया उन्होंने। जब कोरोना महामारी आ रही थी विश्व के अंदर और हमारे देश के अंदर, तो हमारे प्रधानमंत्री वेलकम ट्रंप और सरकार गिराने की गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जागरूक थे और उन्होंने राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश और विदेश के अंदर भी अग्रणी भूमिका निभाई और सबसे पहले लॉकडाउन करा। सभापति महोदय, जब कोरोना का एक दौर चला गया तो हम सोच रहे थे कि हमारे केंद्र की सरकार एक स्वास्थ्य से संबंधित बजट लेकर आएगी। और जब केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट का पिटारा खोला तो हम लोग ढूंढते रह गए कि स्वास्थ्य के लिए उन्होंने क्या दिया, और उसमें केवल और केवल हमें देखने को मिला बेचो और खाओ, बेचो और राज चलाओ। सभापति महोदय, गौरतलब है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक भारत स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का महज 1.08% ही खर्च करता है। हमारे देश के नज़दीक जो देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, वो भी स्वास्थ्य के प्रति सजग है और अलग अलग हम लोगों से ज़्यादा वो स्वास्थ्य में खर्च करते हैं। देश में करीब 500 के करीब मेडिकल कॉलेज है सभापति महोदय। आधे प्राइवेट हैं, आधे सरकारी हैं। भारत के अंदर न तो पर्याप्त अस्पताल हैं, न पर्याप्त डॉक्टर हैं, न पर्याप्त नर्स हैं। लेकिन हम लोगों को इस बारे में विचार करना होगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी अब हम लोगों को तय करनी पड़ेगी, हेल्थ को लेकर चलना पड़ेगा। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में राजस्थान अन्य राज्य, महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, उससे पिछड़ा हुआ रहा है। लेकिन पिछले एक दशक में राज्य ने इस दिशा में रिमार्केबल तरक्की की है सभापति महोदय। और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का जो पिछला कार्यकाल था, उसमें बहुत इनिशिएटिव स्टेप्स लिए गए। उन्होंने ही राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्लानिंग की थी और उस समय केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी। उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भिजवाया था स्वास्थ्य को देखते हुए कि प्रत्येक जिले के अंदर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर मेडिकल कॉलेज खोला जाए। उसी के परिणाम स्वरूप सभापति महोदय, राज्य में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ी।
लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर अपने राज्य का जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो 1:2500 है, और जो राष्ट्रीय मानक है रेशियो है 1:1700, उससे काफ़ी कम है। और जो ग्लोबल मानक है सभापति महोदय 1:1000, उससे तो हम बहुत बहुत पीछे हैं। राजस्थान में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य की और कमी है, और इस प्रकार गांवों के अंदर ये रेशो बहुत बढ़ जाता है। सभापति महोदय, हमारा जो ये बजट है 2021-22, पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा पर कायम करते हुए हमारी सरकार ने पिछले और वर्तमान कार्यकाल में चिकित्सा व स्वास्थ्य पर बहुत फोकस रखा, और मैं समझती हूँ कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। इस वर्तमान बजट के अंदर चिकित्सा शिक्षा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेकों घोषणाएं करी। नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा करी, पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलने की घोषणा करी, और जो एक सबसे बड़ी बात, जो विशेष बात मुझे लगी, मैं समझती हूँ वो है 8 विशेषताओं में पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्स आरंभ करने की बात करी, जिससे हमारे यहाँ पर 400 एडिशनल विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो जाएंगे। सभापति महोदय, हमने इस बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बजट एलोकेट करा। लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की हम लोगों ने बात रखी, लेकिन मुझे लगता है कि इस संस्थाओं में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और इन संस्थाओं को डेवलप करने में कहीं ना कहीं हम लोगों में फैकल्टी की कमी रहेगी। उसके लिए आप और हम सब चिंतित हैं। मैं जब पहले MIC था, अब NMC हो गया, इनके जब इंस्पेक्शन होते हैं हमारी कॉलेजेस, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको मान्यता देने के लिए, तो सभापति महोदय हमारे पास फैकल्टी नहीं होती। अगर इंस्पेक्शन करने वाली जो टीम है वो झालावाड़ जाती है तो हम जयपुर से अपने डॉक्टर्स वहाँ भेजते हैं, चूरू जाती है तो बीकानेर से हम हमारे डॉक्टर्स वहाँ भेजते हैं फैकल्टी दिखाने के लिए। एक बहुत चिंता का ये विषय रहा है। मेरा सबमिशन है, चिकित्सा मंत्री जी यहाँ पर, स्टेट मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, कि इसके लिए हमें जो जिला मुख्यालयों पर कई विशेषज्ञ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों को उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी सेवाएं हमें अपनी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें लेनी चाहिए। रेवेन्यू का कोई सोर्स राजस्थान सरकार के पास बहुत नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि जो मेडिकल कॉलेजेस जिला मुख्यालयों पर है उनको जहाँ हमारे पास कमी लगती है हम भूमि आवंटन कर दें और इसको PPP मोड पे दे दें, ताकि भामाशाह मिलकर इसकी बिल्डिंग बनाएं और इसमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो दें, और हम लोग इस तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको और अच्छा बेहतर हम लोग बना सकते हैं। सरकारी कॉलेजेस में हम लोगों को सीट बढ़ाने की ज़रूरत है सभापति महोदय। PG सीटें हमें बढ़ानी चाहिए, MBBS सीटें हमें बढ़ानी चाहिए। उसके अलावा DNB के कोर्सेज़ भी हमें मंजूर करने चाहिए। जब केंद्र सरकार ने पिछली बार जब MIC को बदलकर और NMC विधेयक लेकर आए थे तो उसमें एक उन्होंने बात करी थी कि ब्रिज कोर्सेज़ की उन्होंने बात करी थी, और वो मैं समझती हूँ कि एक बेहतर विकल्प था इसके लिए, क्योंकि BDS करे हुए जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और MBBS करके जाते हैं डॉक्टर, हर कोई PG क्लियर नहीं करता है, वो स्पेशलिटी नहीं आती है उनके अंदर। तो इसके अंदर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। पता नहीं क्यों बंद कर दी। उस समय हमने सुना था कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया था ब्रिज कोर्सेज़ का, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने उनके विरोध को देखते हुए इस पर थोड़ा रोक लगा दी। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि डॉक्टर्स की एक
अच्छे पैसे वाले होते हैं, रुतबे वाले होते हैं, लेकिन किसान इतने टाइम से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, उनको उनकी भावनाओं को देखते हुए बिल वापस नहीं लिया। लेकिन जो देश हित के अंदर था, ब्रिज कोर्स जो हमें आगे मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे काम आता, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डॉक्टर्स उपलब्ध हो पाते इनकी वजह से, तो वो एक चीज़ उन्होंने वापस लेने का काम करा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी, अभी रिसर्च पे हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर जितेंद्र जी सीनियर हैं, बहुत ही मार्मिक और उद्बोधन था उनका, और मैं अपने पास में बैठे सदस्यों से कह रही थी कि अब बोलने को कुछ नहीं बचा है। लेकिन रिसर्च का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेडिकल के अंदर, और इसमें ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर हमें इसको बहुत ज़्यादा मजबूती देने की हम लोगों को ज़रूरत है। सभापति महोदय, हम लोग कैंसर, और शुरू में हम लोग सिर्फ हार्ट अटैक होते थे, हार्ट के दौरे आते थे, उनके बारे में सुना करते थे। लेकिन अब गांव में आप जाते हैं, किसी गमी के अंदर कहीं बैठने जाते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हुआ इस व्यक्ति को, तो सुनने में आता है कि कैंसर से पीड़ित था और ख़त्म हो गया। एक शोध का विषय है, क्योंकि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा स्वयं का गाँव है, उसके पास में बास है, गार्जी का बास उसका नाम है, और उसके अंदर एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, सब के अंदर 1 या 2 कैंसर से पीड़ित होकर मृत्यु हुई है। मैं जब वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे अपनी ये बात रखी कि आपको यहाँ पे ये रिसर्च करने का माध्यम हो सकता है उस सॉइल के अंदर, उस पानी के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट्स हो जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, तो रिसर्च सेंटर को मजबूत करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे माननीय खेतड़ी से आने वाले हमारे साथी ने कहा, वरिष्ठ साथी ने, कि ऐसा में इस भारत के किसी भी अस्पताल में सबसे अधिक ओपीडी आती है, लगभग 10,000 के करीब। ये बात सही है सभापति महोदय। हम लोगों को रेफरल केसेस को ही एसएमएस के अंदर देना चाहिए, और उसके जो पेरीफेरिया में और उसे रिलेटेड हॉस्पिटल्स है उसके अंदर ओपीडी बढ़ा देनी चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं बोलना चाह रही थी। और राजस्थान में अभी सुपर स्पेशलिटी डीएम और एमसीएच की जो सीटें हैं वो अधिकतर एसएमएस के अंदर है, और शायद 90% सीटें इसमें एसएमएस में रखी है। मेरा ये सबमिशन है, कहना चाहूँगी कि उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, ताकि एसएमएस हॉस्पिटल में दबाव कम हो। लगे हाथ सभापति महोदय, जब बात आती है मेडिकल कॉलेज की, तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। हमारे झुंझुनू ज़िले में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी आई है, और वो काफ़ी टाइम से वो मामला पेंडिंग पड़ा है। उसका कारण है सभापति महोदय, जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन अलॉट हुई है वो पहले आईटी सेंटर को भी, आईटीआई सेंटर को भी दी गई थी, लेकिन उसके अंदर उस ज़मीन के अंदर झुंझुनू शहर को पानी देने के लिए कम से कम 7-8 ट्यूबवेल बने हुए हैं, और हाई टेंशन लाइन 440 की और 132 की हाई टेंशन लाइन वहाँ गई हुई है। और बारिश के अंदर जितना पानी पूरे झुंझुनू शहर का होता है, वो सारा का सारा जो जगह अलॉट हुई है वहाँ पर जाता है वो पानी, और वहाँ पे आने जाने का साधन नहीं है। कोई उस कॉलेज अगर वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो ज़मीन भी वो पूरी नहीं है, और वहाँ पे जाने के लिए जो स्टूडेंट्स जो होंगे, जो पढ़ेंगे बच्चे वहाँ पर, उनके लिए भी सुविधा का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे चिकित्सा मंत्री से भी आग्रह किया था, अखबारों में भी बहुत ज़्यादा इस बारे में आया था, तो कृपा करके मेरा ये निवेदन है कि उसका स्थान परिवर्तन किया जाए। बहुत सारे 10 किलोमीटर के अंदर, जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छी जगह हैं, नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है, स्टेट हाईवे से जुड़े हुए हैं, तो आप उस जगह को चिन्हित करके और कृपा करके इसके अंदर, और हमारे जो स्टेट मिनिस्टर है वो हमारे ज़िले के प्रभारी भी है, तो उनसे निवेदन है इस पर विशेष रुचि लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा लोगों को सुविधा मिलेगी। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा और अच्छी जगह पे खुलेगा, तो उसका अलग इम्पैक्ट जाएगा लोगों के ऊपर, और उसकी सुविधा को सब लोग लेना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, अभी सभी माननीय सदस्यों ने बात की और सबने ही चिंता जाहिर की, और सबने इस बात की भी चिंता की कि
किस प्रकार से हम जो मुख्यमंत्री जी का सपना है निरोगी राजस्थान और प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत, इन सबको हम किस प्रकार से मिलकर पूरा करें। आज राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस सदन की तरफ देख रही है कि किस प्रकार राजस्थान का आम आवाम और हर व्यक्ति सुरक्षित भी रहे और स्वस्थ भी रहे। सभापति महोदय, ये तभी संभव है जब हम केवल एलोपैथी पर निर्भर नहीं होकर हम वैकल्पिक चिकित्सा पर जाएं। और आज के दिन तो इस बात